जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है पीईटी 2023 पीईटी 2023 को टारगेट करते हुए हम लोग चलेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अब तक सर्वाधिक बार पूछा गया है और विशेषकर पीईटी के एग्जाम में ये सवाल आयोग के द्वारा सेट किया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, ना कि किसी गंदी टेस्ट सीरीज का जिसमें आंसर कुछ और है, क्वेश्चन का लेवल कुछ और है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इनका आंसर देना है हम लोगों को और आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, देखिए कितने सवाल सही हो रहे हैं। पीईटी में इस बार का टारगेट आप लोगों को 80 प्लस होना चाहिए, बिना इसके कुछ होगा नहीं, कोई भी वैकेंसी आएगी। और चुनावी वर्ष आने वाला है तो ये मान के चलिए कि 80 प्लस टारगेट करके चलेंगे तो ढेर सारी वैकेंसी यूपी पीईटी की तरफ से आने वाली है। इसमें बिल्कुल अच्छे खासे नंबर लेके आने हैं और जो आयोग के द्वारा अब तक एग्जाम कराए गए हैं कम से कम उसको देख लीजिए, डायरेक्ट वहां से रिपीटेड सवाल बनते हैं। तो उन्हीं सबको हम एक-एक करके देखेंगे और अगर आप लोगों को भैया चैनल पे जो जानकारी दी जा रही है, कुछ महत्वपूर्ण सवाल लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए हम लोग एक-एक करके सवालों को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो यूपी पीईटी के फेवरेट हैं, ये बार-बार पूछा जाता है। पिछले साल पूछा गया है ये सवाल। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये सवाल पूछा गया है पीईटी का जो पेपर हुआ है 2022 में, पहले शिफ्ट में 16 तारीख को वो सवाल वहाँ पूछा गया है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर अरुण कृष्ण, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सैम पित्रोदा। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हरित क्रांति के जनक के रूप में अगर हम बात करें तो किसे जाना जाता है? तो इनका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अच्छा, वर्गीज कुरियन का नाम भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जो चलाया गया है ऑपरेशन फ्लड। क्या चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया है। तो उसका जो संबंध है किसके साथ है? तो आप बताएंगे कि वर्गीज कुरियन के साथ है। एम एस स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो ये 1960 के दशक में ये जो हरित क्रांति चलाई गई है उसी की बात कर रहा है। हरित क्रांति में पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न कौन सा रहा है जो सबसे ज्यादा उपज दिया है? तो वो आप बताएंगे गेहूं और चावल। गेहूं और चावल। विश्व लेवल में हरित क्रांति की बात करेगा अगर, ये भारत में है। विश्व में बात करेगा, विश्व लेवल में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलांग। कौन है भैया? बोरलांग। ये विश्व लेवल में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलांग। भारत के संबंध में अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन। और दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। तो इतनी बातें आप लोगों को इस स्लाइड से जाननी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? इसका मतलब क्या है कि जो डीपीएसपी है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, वही सवाल पूछ रहा है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आयरलैंड से। यूएसए से क्या क्या लिया गया है ये भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। यूएसए से क्या क्या लिया गया है तो आप बताएंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन, सॉरी, यूएसए से बात करें तो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्तियां कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और अगर बात करें जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है, वित्तीय आपात वगैरह, या राष्ट्रपति को न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो इनको हटाने के लिए जो प्रावधान किया गया है वो कहाँ से किया गया है? यूएसए से किया गया। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? और आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड में हमने देखा डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो निर्वाचक मंडल है उसकी व्यवस्था कहाँ से की गई? तो आप बताएंगे आयरलैंड से की गई। अगला सवाल देखेंगे। फ्रांस की बात करें अगर
तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, आप लोग कमेंट करके जरा बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। आपने पढ़ा होगा जो फंडामेंटल राइट्स है, ये अनुच्छेद 12 से लेके आर्टिकल 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है। इसमें प्रावधान किया गया है 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 हैं, कितने हैं, पहले 7 थे, अब वर्तमान में 6 हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि अनुच्छेद 19 में कौन सा शामिल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अगला क्या कह रहा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28 और 29, 30 और 32, ये 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 में है, इंपॉर्टेंट है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो है आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19A में, 19A में। प्रेस की स्वतंत्रता भी अगर बात करें तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, ये भी सवाल पूछा गया है। किसमें है, अनुच्छेद 19(1) में। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, 23 और 24 में, 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर बात करेगा तो आप बताएंगे 25 से 28 है। कितना है भैया, 25 से 28 तक है, 25 से 28 तक है। तो इसको याद रख लीजिए। फाइनल अगर बात करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a), और इसमें भी प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है 25 से 28। तो इतनी चीजें यहां से क्लियर रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए ये सब सवाल इतनी बार पूछे गए हैं एग्जाम में। कह रहा है एक हाथ पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है, एक हाथ पावर कितने वाट के बराबर होता है, वही आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, 746, 748 और 756, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 746 वाट जो है एक हाथ पावर के बराबर होता है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ये विद्युत की एक यांत्रिकी इकाई है, कौन, ये हाथ पावर जो लगभग 746 वाट का होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अन्य इकाइयों की बात करें, अगर अन्य इकाइयों की बात करें तो एक और इकाई होती है मीट्रिक हार्स पावर, ये 736 वाट का होता है। लेकिन एक हाथ पावर ये पूछ रहा है इसके बराबर होता है तो 746 वाट के। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होती है रासायनिक अभिक्रिया और एक होती है भौतिक अभिक्रिया। तो पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए, उष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए और ज्वाला जो है निकलनी चाहिए, ये दो कंडीशन होती है इसमें। और तीसरा कंडीशन होता है कि जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बना है पुनः उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये 3 चीजें हैं। तो कोयले का जलना, अगर कोयले को हम लोग जला देते हैं तो उसमें क्या होता है, उष्मा तो निकलती है, पूछ रहा है नहीं है, उष्मा तो निकलती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में दोबारा कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता। भोजन का पचना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का जलना भी है। पानी का भाप के रूप में रूपांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी कि भौतिक अभिक्रिया है। पानी का भाप के रूप में रूपांतरण अगर होगा तो हम पुनः भाप को मतलब ठंडा करके जल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पायरिया निम्न में से किसका रोग है।
पायरिया निम्न में से किसका रोग है? आसान से सवाल आते हैं, बहुत टफ पेपर नहीं बनेगा पीटी का। जो आप लोग परेशान है कि जीके जीएस कहाँ से परेशान करता है, तो कहाँ से तैयार करें, अब इतना समय भी नहीं है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। लूसेंट अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लूसेंट से ही काम चल जाएगा आपका जीके जीएस का जो पोर्शन है। बाकी मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, पैसेज वगैरह 2-4-10 पैसेज प्रैक्टिस कर लीजिए, उस पर वहाँ से नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो पायरिया जो है भैया वो किससे संबंधित है, कौन सा रोग है उससे? मसूड़ों का रोग होता है, मसूड़ों का रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, यही जो है पायरिया रोग कहलाता है। और ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला है। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कुछ लोग जीवाणु, विषाणु और शुक्राणु में बड़ा परेशान रहते हैं। ये है क्या है भैया? जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस, और शुक्राणु मतलब स्पर्म को कहते हैं, और अंडाणु ओवम को कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? अब देखिए साइंस का सवाल है, बायोलॉजी का है। फ्लोएम की बात करेगा, अगर फ्लोएम की बात करेगा तो आप बताएंगे कि ये जो प्लांट सेल होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम दो पाए जाते हैं। कौन से? जाइलम और फ्लोएम दो पाए जाते हैं भैया। तो आप बताएंगे कि जाइलम जो होता है उसका काम क्या होता है और फ्लोएम का क्या काम होता है। तो अगर फ्लोएम की बात करेगा, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये क्या करता है? फ्लोएम की बात करेंगे अगर, तो पौधे क्या करता है, इसमें क्या कर रहा है? फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? पौधों में, स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में, कीटों में। तो प्लांट सेल में पाया जाता है फ्लोएम। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ये ऊतक है एक प्रकार का फ्लोएम, और इसका कार्य क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ हैं, या कह सकते हैं कि जो भोज्य पदार्थ हैं पौधों के द्वारा जो बनाया गया है उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम को जो है, फ्लोएम से जो ऊतक है उसके द्वारा एक एक कोशिका तक जो खाद्य पदार्थ हैं पौधों के द्वारा जो बनाए गए हैं वो एक एक सेल तक पहुंचाया जाता है। जाइलम क्या करता है? तो जाइलम का संबंध जल से है भैया, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जाइलम जो ऊतक है ये जड़ों से, जैसे प्लांट सेल है उसकी जड़ों से वाटर को लेके पत्तियों तक पहुंचाता है, और ये यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और खाद्य पदार्थ बनता है। और ये खाद्य पदार्थ जब बन जाता है तो ये फ्लोएम के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक, पौधों के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई है। कितने? त्रिस्तरीय। किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति एक गठित की गई थी, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। और आपको पता होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत जो है वो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? सर्वप्रथम राजस्थान का एक जिला है नागौर, 1959 में। नागौर कहाँ भैया? नागौर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में ये 1959 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई है? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 1959 में। पंचायतों का स्तर कितना है? त्रिस्तरीय पंचायत है। किसने सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। इतनी चीजें यहाँ से आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, अंतिम सवाल है और ये अच्छा सवाल है पॉलिटी का। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो भैया तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, ठीक है। सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। कौन? भारतीय संविधान। लिखित संविधान कौन सा है? तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। पूछा जाए अलिखित संविधान कौन सा है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? तो बताएंगे अमेरिका का है। द्विस्तरीय सरकार है। द्विस्तरीय सरकार है कि नहीं है ये आपको बताना है।
एकल नागरिकता है, हाँ ठीक है, भारत की एकल नागरिकता है, ऐसा नहीं है कि राज्य का अलग नागरिक होगा, पूरे देश का नागरिक अलग होगा। सार्वभौमिक मताधिकार की बात की गई है, ठीक है, तो इसमें शामिल नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। द्विस्तरीय सरकार की बात नहीं की गई है, अभी हमने देखा त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई। कितने? 3 स्तरीय सरकार की बात की गई है, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा और पंचायती स्तर में तीसरे स्तर की जो सरकार है वो पंचायती स्तर की। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। बाकी ये तीनों है, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, एकल नागरिकता है भारत की, सार्वभौमिक मताधिकार है, ये सब है, लेकिन ये द्विस्तरीय सरकार की बात नहीं की गई, त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई। चलिए, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, ये अंतिम सवाल था और हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज कंटिन्यू तरीके से चलेगी और आप लोगों को अच्छे-अच्छे सवाल दिए जाएँगे जो पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और जो विगत वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं, उन सवालों को हम लोग एक-एक करके देखेंगे। आप पाएँगे कि लगातार सवाल रिपीटेड होते हैं और जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपको काफ़ी यहाँ से लाभ मिलेगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे भैया, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।